अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। डोगरा फौजियों के सह करीब होते जा रहे थे। मैंने इतना देख लिया था कि उनकी अस्टीन गन्नें उनके कंधों से लटकी हुई थीं। मेरे कमांडो अटैक के लिए इतना ही काफ़ी था। जब वो और करीब आ गए तो मैं झाड़ियों में बैठ गया। औरत सिसकियां भरते हुए उनकी मिन्नतें कर रही थी। एक डोगरे ने औरत का एक बाजू और दूसरे डोगरे सिपाही ने औरत को दूसरे बाजू से पकड़ रखा था। वो औरत को तेज तेज चला रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना होगा। मैं डोगरा फौजियों में से किसी एक को भी इतनी मोहलत नहीं देना चाहता था कि वो कंधे से स्टेन गन उतार कर मुझ पर फायर कर सकता। बस मेरी सबसे अहम हिकमत अमली थी। दोनों फौजी कश्मीरी औरत को खींचते हुए झाड़ी के करीब से गुजर रहे थे, जिसके अंदर मैं चीते की तरह घात लगाए बैठा। जैसे ही वो मेरे सामने से एक कदम आगे हुए, मैंने उनमें से एक फौजी पर हमला कर दिया। मेरा हमला किसी नातजर्बाकार जज्बाती आदमी का नहीं था। मुझे मालूम था कि मुझे एक ही ज़र्ब से दुश्मन को मौत की नींद सुलाना होगा और इसके साथ ही बिजली जैसी तेज़ी से दूसरे फौजी पर अटैक करना होगा। मैंने झाड़ियों में से निकलते ही अपनी तरफ वाले डोगरा फौजी की गर्दन में बाजू डाला और उसे पूरी ताकत से झटका देकर छोड़ दिया। मैंने उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज़ सुन ली थी। ये एक ख़ास आवाज़ होती है जिससे हम कमांडोज के कान बखूबी आगाह हैं। इस आवाज़ के बाद दुश्मन का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। पहले डोगरा फौजी को छोड़ने के साथ ही मैंने दूसरे फौजी को दबोच लिया, जो अपने साथी पर हमला होते देखकर अपनी स्टेन गन सीधी कर रहा था। मैंने उसे स्टेन गन का ट्रिगर दबाने की मोहलत ही न दी और नीचे से हाथ मारकर उसकी स्टेन गन को ऊपर उछाला और दूसरे बाजू से उसकी गर्दन को नीचे करके अपने घुटनों को जोर से ऊपर उठाकर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि डोगरा सिपाही बौखला कर नीचे गिरा, मगर वह भी जिंदा था। मैं फौरन उस पर गिरा और उसकी गर्दन दबोच लिया। दूसरे ही लम्हे मेरे एक झटके के बाद वो भी मर चुका था। इस दौरान कश्मीरी औरत सहम कर बैठ गई थी और अंधेरे में आंखें फाड़े उस खूनी ड्रामे को देख रही थी। जब मैं दूसरे डोगरा फौजी को ठिकाने लगा रहा था तो कश्मीरी औरत उठकर भागने लगी। मैंने उसे शिकस्ता कश्मीरी जबान में कहा, बहन भागो नहीं, मैं मुजाहिद हूँ। वो वहीं रुक गई। दोनों डोगरा फौजियों की लाशें अंधेरे में ज़मीन पर झाड़ियों के पास पड़ी थीं। अब मुझे इन लाशों को ठिकाने लगाना था। मैं उन्हें किसी तरह वहाँ खुला नहीं छोड़ सकता था। मैंने औरत का दुपट्टा उसके सर पर दिया और आहिस्ता से कहा, मेरा एक कश्मीरी मुजाहिद साथी पीछे है, मेरे साथ आओ, वो तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देगा। औरत ने मेरा बाजू थाम लिया। वो खुदा और रसूल पाक का नाम लेकर मुझे दुआएं दे रही थी। मैंने उसे कहा, खामोश रहो। वो चुप हो गई। मैं उसे लेकर वहां आ गया जहां शेर अली छुप कर बैठा हुआ था। मेरे साथ कश्मीरी औरत को देखकर वो उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे कहा, शेर अली, मैं इस डोगरा औरत को फौजियों से बचा कर ले आया हूँ। शेर अली ने फरते मुसरत से कांपती हुई आवाज़ में पूछा, दोनों डोगरे कहाँ हैं? मैंने कहा, उनकी लाशें झाड़ियों के पास पड़ी हैं। हमें उन्हें किसी ऐसी जगह फेंकना होगा जहाँ से उनकी लाशें किसी को न मिल सकें। क्या आगे कोई खाड़ी या खई है? शेर अली बोला, ज़रूर होगी, आओ वहाँ चलते हैं। उसने कश्मीरी औरत को तसल्ली दी और अपनी ज़बान में समझाया, हम कश्मीरी कमांडो हैं, इस तरफ से गुजर रहे थे कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारी मदद के लिए रुक गया। कश्मीरी औरत का चेहरा मुझे अंधेरे में मुस्कुराता हुआ नजर आया। वो हमें दुआएं देने लगी। मैंने उसे कहा, बहन, तुम भी हमारे साथ हो। शेर अली ने उससे पूछा, तुम्हारा गांव कहाँ है? कश्मीरी औरत ने गांव का नाम बताया तो शेर अली ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये उसी खुबानी वाले बाग वाला गांव है जिस तरफ हम जा रहे थे। उसने औरत से कहा, बहन बेफिक्र होकर हमारे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। हम तीनों वहां से चलकर झाड़ियों में उस जगह पर आ गया जहां दोनों डोगरा फौजियों की लाशें पगडंडी के पास पड़ी थीं। शेर अली ने एक तरफ देखकर कहा, इस तरफ एक खड्ड है, हम उस खड्ड में लाशों को गिरा देंगे। वहां क़यामत तक उनकी लाशों का किसी को पता नहीं चल सकेगा। मैंने एक फौजी के स्टेन गन और मैगजीन बेल्ट उतार कर अपने कंधे से लटका लिया। हम दोनों लाशों को टांगों से पकड़कर घसीटते हुए अंधेरे में उस तरफ ले गया जिधर शेर अली ने इशारा किया था। वहां दरख्तों के नीचे एक जगह गहरी खड्ड थी। हमने दोनों लाशों को खड्ड में गिरा दिया।
इसके बाद शेर अली और मैं कश्मीरी औरत को लेकर वापस चल पड़े। शेर अली आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे कश्मीरी औरत चल रही थी, उसके पीछे मैं था। शेर अली खास रास्तों से लेकर चल रहा था। कोई आधे घंटे तक चलते रहने के बाद हम एक नशेबी मैदान में उतरे तो कश्मीरी औरत ने सामने की जानिब इशारा करते हुए कहा, वो हमारा गांव है। हम उसी तरफ रवाना हो गए। मैं अब सबसे पहले कश्मीरी औरत को उसके माँ बाप के पास पहुंचाना चाहता था। जब हम गांव के करीब आए तो मैंने शेर अली से कहा, शेर अली तुम इस औरत को इसके घर छोड़ो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। शेर अली जाने लगा तो कश्मीरी औरत ने दोनों हाथ उठाकर मुझे दुआ दिया और शेर अली के साथ गांव की तरफ चल पड़ी। गांव के चंद एक पहाड़ी टाइप के मकानों के हवले दूर से सियाह धब्बों की तरह नजर आ रहे थे। मैं वहीं बैठ गया और अंधेरे में डोगरा फौजी की स्टेन गन का जायजा लेने लगा। कुछ देर बाद शेर अली वापस आया। वो बड़ा खुश था। कहने लगा, जब मैं उस औरत को उसके बूढ़े माँ बाप के पास लेकर गया तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी डोगरा फौजियों के कब्जे से निकलकर उनके पास बेइज्जत वापस आ गई है। दोनों बेचारे मुसल्ले पर बैठे दुआएं मांग रहे थे। तुमने उन्हें बता दिया था ना कि अगर फौज के आदमी अपने सिपाहियों की तलाश में गांव में आए तो उनसे कोई बात न करें। मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया था। आप बेफिक्र हैं। शेर अली ने कहा, चलो अब मुझे खुबानी वाले बाग में छोड़ो। शेर अली मुझे लेकर एक तरफ चल पड़ा। कहने लगा, आप जहाँ जाना चाहते हैं मैं आपको वहाँ भी छोड़ सकता हूँ। मैं शेर अली को कमांडो शेरवान की खुफिया कमीगाह का ठिकाना किसी सूरत भी नहीं बताना चाहता था। मैंने कहा, शेर अली बस तुम ये समझो कि मुझे खुबानी वाले बाग तक ही जाना है। बस तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो। एक वादी और एक टीले की चढ़ाई चढ़कर दूसरी तरफ उतरने के बाद हम खुबानी वाले बाग में पहुंच गए। यहाँ मुझे दरख्तों के झुंड और टीलों के नशेब शनासा लग रहे थे। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मुझे वहां से किस तरफ जाना है। बाग में आकर मैंने शेर अली से कहा, दोस्त तुम्हारा शुक्रिया, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूँ, अब तुम वापस जा सकते हो। शेर अली ने मुझसे मुसाफा किया और बोला, जनाब क्या आप मुझे भी कमांडो बनाकर अपने साथ शामिल नहीं कर सकते? मैं भी कश्मीर के जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ, मुझे राइफल चलानी आती है। मैंने कहा, शेर अली तुम्हारा ये जज्बा काबिल कदर है, मगर तुम्हें मेरे साथ जाने की बजाय अपने इलाके के मुजाहिदीन से रब्ता पैदा करना चाहिए, वो तुम्हें कमांडो की ट्रेनिंग भी देंगे। शेर अली मुझे अस्सलाम वालेकुम कहकर जिस तरफ से मुझे लेकर आया था उस तरफ चल दिया। मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया। जब शेर अली मेरी निगाहों से ओझल हो गया तो मैं उठा और नीचे झाड़ियों में से गुजरकर सामने वाले टीले की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था मुझे रास्ते की सारी निशानियां मिलती जा रही थीं। आखिर में एक खाई को पार करके टीले के दरख्तों में पहुंच गया। कमांडो शेरवान का हाइड आउट यहाँ से चंद कदमों के फासले पर ही था। कमांडो शेरवान ने बड़ी गर्मजोशी से मेरे साथ हाथ मिलाया और मुझे मुबारकबाद देते हुए कहा, हमने पहाड़ी के गरीजन को उड़ाकर भारतीय फौज से बदला ले लिया है। मैंने कमांडो औरंगजेब का पूछा तो वो बोला, औरंगजेब पहुंच गया था, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र थी। खुदा का शुक्र है कि तुम भी जिंदा सलामत वापस आ गए हो। औरंगजेब सो रहा है, तुम भी आराम करो, बाकी बातें सुबह होंगी। कमांडो शेरवान ने मेरे कंधे पर स्टेन गन देखी तो उसने पूछा, यह स्टेन गन तो किसी डोगरा सिपाही की है। फिर मैंने उसे कश्मीरी औरत और दोनों डोगरा फौजियों को ठिकाने लगाने का सारा वाक़या सुना दिया। कमांडो शेरवान का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रख कर दबाया और बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मैंने कहा, बूढ़े कश्मीरी ने मुझे रात को बहुत कुछ खिला पिला कर रवाना किया था। कमांडो शेरवान ने पुरादम लहजे में कहा, इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब कश्मीर में हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी का सूरज तलू होगा। मैं अपने छोटे से लकड़ी के खोटे में जाकर लेट गया। इस कदर थक गया था कि लेटते ही नींद आ गई। दूसरे रोज दिन चढ़े औरंगजेब कमांडो से मुलाकात हुई तो मैंने उसे भी अपनी गिरफ्तारी और फिर नाले में छलांग लगाकर फरार होने और शेर अली के साथ कश्मीरी औरत को बहिफाजत उसके माँ बाप के पास पहुँचाने और डोगरा सिपाहियों की लाशों को ठिकाने लगाने की कारगुजारी सुना दी। वो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, मैं तो किसी तरह वहाँ से निकल आया था, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र थी। हम सब इस बात पर परेशान थे
कि हमारे टाइम बम वक्त पर नहीं फटे थे। हमें उन बमों के टाइम डिवाइस फिर से चेक करने पड़ेंगे। कमांडो शेरवान ने अपने 2 आदमियों की उनकी चेकिंग की ड्यूटी लगा दी। मैंने कमांडो औरंगजेब से पूछा, उस धमाके के बाद तो भारतीय फौजियों ने अपने शहर में अपनी जालमाना कार्रवाइयाँ तेज कर दी होंगी। वो बोला, कमांडो शेरवान के पास सारी रिपोर्टें पहुंच चुकी हैं। हमें मालूम हुआ है कि भारतीय फौज ने मुजाहिदीन के एक ठिकाने पर भी हमला किया है, मगर खुशकिस्मती से उस वक्त वहाँ कोई मुजाहिद नहीं था। वैसे फौज ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। चलो कमांडर शेरवान के पास चलते हैं, वो तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। हम दोनों गार के अंदर कमांडो शेरवान के खुफिया हेडक्वार्टर में आ गया। कमांडो शेरवान गैस की रोशनी में मेज पर बिछे हुए नक्शे को देख रहा था और उसके सर पर सब्ज रुमाल बंधा हुआ था। हमें आता देखकर उसने कहा, पहाड़ी गरीजन की तबाही पर भारतीय फौज में जबरदस्त इसराफ फैला हुआ है। फौज बौखला कर अंधाधुंध पकड़ धकड़ कर रही है। फौजी हाई कमांड की यह सबसे बड़ी शिकस्त है। मैं और कमांडो औरंगजेब मेज के पास सटूनों पर बैठ गया। मैंने पूछा, इस ऑपरेशन में कितने भारतीय सिपाही मरे होंगे? कमांडो शेरवान ने कहा, हम तक जो खबरें पहुंची हैं उनके मुताबिक इन्फेंट्री रेजिमेंट के कम से कम 1,500 फौजी उस वक्त पहाड़ी वाले रीजन में मौजूद थे, और जाहिर है इतनी बड़ी तबाही के बाद उनमें से कोई भी नहीं बचा होगा। कमांडो औरंगजेब बोला, सर मुझे लगता है भारतीय फौज इसके जवाब में कोई ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई करेगी। कमांडो शेरवान ने कहा, हमारे कश्मीरी मुजाहिद गाफिल नहीं हैं, वह उनकी हर जवाबी कार्रवाई का उसी शिद्दत से मुकाबला करेंगे। हम भी तैयार बैठे हैं। असल में इंडिया की हुकूमत अपनी फ़ौज कश्मीर में भेज कर सख्त परेशान है। उसने फ़ौज के जरिए आज़ादी कश्मीर की तहरीक को दबाकर कश्मीरियों के हक खुद इख्तियारी को कुचल कर कश्मीर पर गासबाना कब्जा करना चाहता, जिसमें वो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। अगर हमारे मुजाहिद शहीद हो रहे हैं तो भारतीय फौजी भी हलाक हो रहे हैं, बल्कि भारतीय फौजियों की हलाकत की रफ्तार ज़्यादा तेज़ है। हम बातें कर रहे थे, कमांडो शेरवान का खास बॉडीगार्ड अंदर आया। उसने एड़ियाँ जोड़कर सल्यूट किया और कहा, कमांडो बाबर अली शहर से कोई खास खबर लेकर आया है। कमांडो शेरवान ने कहा, उसे फौरन अंदर भेज दो। वहाँ खामोशी छा गई। औरंगजेब ने आहिस्ता से कहा, मुझे खैर की खबर नहीं लगती। मुजाहिद बाबर अली ने अंदर आकर कमांडो शेरवान को सलाम किया और खामोश खड़ा हो गया। शेरवान ने कहा, क्या खबर ले हो? बाबर अली ने कहा, कमांडर अभी थोड़ी देर पहले भारतीय फौजियों के एक दस्ते ने श्रीनगर के शुमाली महल्ले में आकर 15 मकानों को आग लगा दिया और तहरीक हुर्रियत के बुजुर्ग कारकुन और महल्ले की जामे मस्जिद के इमाम हाजी सनाउल्लाह डार की नौजवान बेटी परवीन डार को उठाकर ले गए हैं। कमांडर शेरवान के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ। हम भी उठ खड़े हुए। एक लम्हे के लिए गहरा सकूत तारी हो गया। कमांडो शेरवान ने पूछा, फौज परवीन डार को कहाँ ले गई है? बाबर अली ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, कुछ मालूम नहीं। ऐनी शहीदों का बयान है कि उन्होंने लड़की को उठाकर जीप में डाला और किसी नामालूम मकाम की तरफ ले गया। परवीन की माँ और छोटी बहन को ज़्यादा को भी किया। उस वक्त घर पर परवीन का वालिद हाजी साहब मौजूद नहीं थे। शेरवान स्टूल पर बैठ गया। उससे में उसका जिस्म कांप रहा था। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, हम इस बुज़दिलाना कार्रवाई का बदला लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले हाजी साहब की बेटी परवीन को इंडियन फौज के कब्जे से छुड़ाना होगा। हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर उसने बाबर अली की तरफ देखा और कहा, बाबर अली, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि शाम होने से पहले पहले हाजी साहब की बेटी का पता लगाओ कि फ़ौज ने उसे कहाँ रखा है और उसके हाथ कोई नरवा सलूक तो नहीं किया गया। अभी जाओ। बाबर अली ने सीने पर जोर से हाथ मारकर सलाम किया और वापस चला गया। कमांडो शेरवान के अलावा हम दोनों पर भी जान की कफियत तारी थी। मैंने कहा, हम इसके जवाब में एरिया कमांडर की बेटी या बीवी को अगवा करेंगे। कमांडो औरंगजेब ने कहा, हम भारतीय एरिया कमांडर समेत उसके सारे खानदान को हलाक करेंगे। शेरवान की इस तरह भी कफियत आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही थी। उसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, सब कुछ बाद में होगा। सबसे पहले हमें परवीन को दरिंदा सिफत भारतीय फौजियों के चुंगल से निकाल कर लाना होगा। परवीन एक मकामी कॉलेज में प्रोफेसर है। वो एक पढ़ी लिखी संजीदा मिजाज मुहिब्बुल वतन लड़की है। मैं इस फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ।
हाजी साहब अगले साल बेटी की शादी करने वाले थे। ये हादसा न सिर्फ परवीन बल्कि उसके सारे ख़ानदान को बर्बाद कर सकता है। मैंने पूछा, इस इलाके में इंडियन मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर किस जगह पर है? शेरवान ने फिक्रमंद लहजे में कहा, उनका डिवीजनल कमांड ऑफिस श्रीनगर के शुमार में है, मगर सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हाजी साहब की बेटी को फौज ने कहाँ रखा हुआ है। यकीनन फौज ने उसे यरगमाल बनाया होगा और वो इसके बदले हाजी साहब से उन मुजाहिदों का नाम पूछना चाहते होंगे जिन्होंने भारतीय फौज के ख्याल के मुताबिक पहाड़ी वाली फौजी छावनी को उड़ाया था। सारा दिन इंतहाई बदमज़गी में गुजरा। इस दौरान कमांडो शेरवान ने अपने खास आदमी को हाजी सनाउल्लाह डार के घर ये पैगाम देकर भेज दिया कि भारतीय दरिंदों ने उनकी बेटी को नहीं, हमारी बेटी को अगवा किया है। हम एक एक करके अपनी जानें दांव पर लगा देंगे और बेटी परवीन को जालिम भारतीय फौज की कैद से ज़रूर रिहा करेंगे। अभी शाम का अंधेरा पूरी तरह से नहीं छाया था कि मुजाहिद बाबर अली आ गया। हम लोग गार के अंदर खास तहखाने में आ गया। क्या मालूमात लाए हो? कमांडो शेरवान ने पूछा। बाबर अली ने कहा, कमांडर एरिया कमांडर कर्नल भगत राम ने हाजी साहब को पैगाम भिजवाया है कि हम तुम्हें 2 दिन की मोहलत देते हैं। अगर इन 2 दिन के अंदर अंदर हमें उन कश्मीरियों के नाम और ठिकानों का पता न बताया गया जिन्होंने इंडियन इन्फेंट्री की 14वीं रेजिमेंट की छावनी को तबाह किया है, तो तुम्हारी बेटी का सर काट कर तुम्हारे घर रवाना कर दिया जाएगा। बाबर अली चुप हो गया। शेरवान ने कहा, आगे कहो। बाबर अली बोला, हमने अपने आदमियों को खबरदार कर दिया है। उनमें हमारे वो आदमी भी शामिल हैं जो फौज के डिवीजनल हेडक्वार्टर में छोटे छोटे मुख्तलिफ काम करते हैं। इसका मतलब है कि अभी तक तुम्हें यह मालूम नहीं हो सका कि परवीन डार किस जगह पर कैद है। कमांडो शेरवान के इस इस्तफसार पर बाबर अली बोला, सारे सुबह तक उसका भी सुराग मिल जाएगा। कमांडो शेरवान ने बाबर अली का शुक्रिया अदा किया और हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। मुजाहिद बाबर अली सीने पर हाथ रखकर सलाम करके तहखाने से बाहर निकल गया। शेरवान बेचैन था, हम भी परेशान थे। शेरवान 15 फुट चौड़े और इतने ही लंबे गार के तहखाने और अपने हेडक्वार्टर में बेकरारी से टहलने लगा। वो बार बार अपनी मुठियाँ भींच लेता। कमांडो औरंगजेब बोला, सर हमें खुद फौजी एरिया कमांड में जाकर परवीन का सुराग लगाना चाहिए। शेरवान स्टूल पर बैठ गया, कहने लगा, नहीं औरंगजेब, हम जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करेंगे, हम सोच समझ कर कोई कदम उठाएंगे। हमारे आदमी कल तक परवीन का पता लगा लेंगे, इसके बाद कोई प्लान बनाया जाएगा। एरिया कमांडो पोस्ट पर जाकर महज कमांडो अटैक करने और 15-20 भारतीय फौजियों को हलाक करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे सूरत हाल मजीद बिगड़ जाने का अंदेशा है। वो रात हमने बेचैनी की हालत में गुजारी। आधी रात तक मैं, कमांडो शेरवान और कमांडो औरंगजेब तहखाने में बैठे मुख्तलिफ स्कीमों पर गौर करते रहे। आधी रात के बाद हम बादल नखासा सोने के लिए उठकर अपनी अपनी जगहों पर चले गए। दूसरे रोज़ फजर की नमाज हम तीनों ने इकट्ठे पढ़ी। हम में से हर कोई खामोश था। रात को हमें यह खबर मिल गई थी कि श्रीनगर शहर में मुसलमान कश्मीरी हाजी साहब की बेटी के अगवा के खिलाफ लोग घरों से बाहर निकले हैं और उनका कई जगहों पर फौज और पुलिस से टकराव भी हुआ है और कई जवान फौज की फायरिंग से जख्मी हुए हैं। शहर में जगह जगह डोगरा फौज गश्त लगा रही थी। दोपहर भी गुजर गई। दिन के 3 बजे के करीब बाबर अली वापस आ गया। उस वक्त भी हम अपने तहखाने में बैठे गौर फिक्र कर रहे थे। बाबर अली आया तो कमांडो शेरवान ने फौरन पूछा, क्या पता चला परवीन का? मुजाहिद बाबर अली ने कहा, कमांडर, हमारे आदमी पूरी सुराग रसानी करने के बाद जो खबर ले हैं वो ये है कि परवीन को फौज रातों रात वादी कश्मीर से निकाल कर बदरिया हेलीकॉप्टर जम्मू ले गई। जम्मू से उसे उसी रात दूसरे फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए शिमले पहुंचा दिया गया है। उस वक्त परवीन शिमले के 8वें जाट रेजिमेंट के फौजी गरीजन में कैद है। ये खबर मेरे लिए इस बात से हैरान को नहीं थी कि भारतीय फौज का कमांडर कर्नल भगत राम परवीन को बतौर मोहरे के इस्तेमाल करना चाहता था। श्रीनगर गरीजन की इबरतनाक तबाही और सैकड़ों भारतीय फौजियों की हलाकत के बायस कर्नल भगत राम का पूरा करियर खतरे में पड़ गया था। उसका कोर्ट मार्शल भी हो सकता था, लेकिन खुदा जाने किस वजह से वो अपनी पोस्ट पर कायम रहा। लेकिन उसने तहरीक आज़ादी के सरगर्म बुजुर्ग कारकुन और श्रीनगर की बाइज्जत शख्सियत हाजी सनाउल्लाह की साहबजादी को अगवा करके यरगमाल बनाया
और अब इसके बदले वो हाजी साहब से गाड़ीजान उड़ाने वाले कश्मीरी मुजाहिदों या कमांडोज के नाम और ठिकाने मालूम करके इंडियन फौजी हाई कमांड के आगे अशक शोई करना चाहता था। इस हकीकत से हम सब पूरी तरह बाखबर थे।